सभी को नमस्कार। बीएससी फाइनल ईयर फिजिक्स की क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। न्यूक्लियर फिजिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं और न्यूक्लियर फिजिक्स में नाभिकीय गुण, न्यूक्लियर प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं। तो इसमें आज का टॉपिक है नाभिक की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस। विद्यार्थियों, यहाँ 3 टर्म्स के बारे में हमें पढ़ना है। एक तो नाभिक की बंधन ऊर्जा, दूसरी चीज़ यहाँ पर होती है मास डिफेक्ट, और तीसरी चीज़ है पैकिंग फ्रैक्शन। द्रव्यमान क्षति और संकुलन गुणांक। विद्यार्थियों, ये तीनों ही टॉपिक मैं पिछले लेक्चर्स में ब्रीफ में पढ़ा भी चुका हूँ। एक बार फिर से आपको इसके बारे में और थोड़ा ब्रीफ में बता देते हैं। ये है बंधन ऊर्जा। बंधन ऊर्जा किस तरह से है कि हम ये मान के चलते हैं कि नाभिक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कणों से मिलकर बना है। पिछले लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं कि नाभिक का जो मॉडल है दैट इज प्रोटॉन न्यूट्रॉन मॉडल। इसका मतलब प्रोटॉन कण और न्यूट्रॉन कण, प्रोटॉन पॉजिटिव, न्यूट्रॉन उदासीन, इन कणों का मिलकर के नाभिक बनता है। और इस नाभिक में एक निश्चित संख्या में प्रोटॉन होते हैं और इनकी संख्या को हम जेड से निरूपित करते हैं। जेड प्रोटॉन संख्या अथवा परमाणु क्रमांक या फिर आवेश संख्या, ये नाभिक की टर्म्स हो सकती हैं। जेड का मतलब है परमाणु क्रमांक या परमाणु क्रमांक के अलावा प्रोटॉन संख्या या फिर आवेश संख्या। तो ये 3 टर्म जेड का निरूपण है। दूसरी न्यूट्रॉन को हम केवल n से निरूपित करते हैं, न्यूट्रॉन संख्या। इन दोनों की संख्या यानी कि नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, या हम कहें सभी नाभिकीय कणों की संख्या, इसको हम कैपिटल ए से निरूपित करते हैं। और कैपिटल ए, इसे हम नाभिक की द्रव्यमान संख्या भी कहते हैं। तो ये कुछ टर्म है। इसका मतलब इस नाभिक में कितने ही प्रोटॉन हैं, कितने ही न्यूट्रॉन्स हैं, और ये नाभिक पूरा इनसे भरा हुआ है। इसमें कुछ प्रोटॉन हैं, कुछ न्यूट्रॉन हैं। प्रोटॉनों की संख्या जेड और न्यूट्रॉनों की संख्या n है। इनसे मिलकर कंप्लीट नाभिक बनता है। इन सारे नाभिकों, इस सारे नाभिक में नाभिकीय कणों की टोटल संख्या a, और इस द्रव्यमान संख्या में एक नाभिकीय कण का द्रव्यमान, जैसे प्रोटॉन का द्रव्यमान या फिर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान, और हम ये देखते हैं कि ये लगभग बराबर होता है। इस पूरे नाभिक की ऊर्जा की बात करें हम तो फॉर्मूला E इज इक्वल टू mc² होता है। यहां पर जेड संख्या प्रोटॉनों की, n संख्या न्यूट्रॉनों की, तो E की वैल्यू E इज इक्वल टू m
P इंटू सी स्क्वायर, ये ऊर्जा होगी केवल एक प्रोटॉन की, mp इंटू सी स्क्वायर, और प्रोटॉनों की संख्या है टोटल z, प्लस न्यूट्रॉन्स की बात करते हैं इसके साथ में, तो न्यूट्रॉन की संख्या n इंटू एम एन सी स्क्वायर, ये वैल्यू होगी। चूंकि टोटल नाभिकीय कणों की संख्या a है और इस a का मान होगा z प्लस n, तो चूंकि a इज इक्वल टू z प्लस n मीन्स n इज इक्वल टू a माइनस z, ये होगी न्यूट्रॉन संख्या। तो n की ये वैल्यू मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं, तो E इज इक्वल टू z इंटू एम पी इंटू सी स्क्वायर प्लस a माइनस z इंटू एम एन इंटू सी स्क्वायर, ये होगी संपूर्ण नाभिक की ऊर्जा। एक बात मान लें इसको, पहली चीज। और दूसरी चीज, अब मेरे पास में जितने भी प्रोटॉन हैं, इन सब की ऊर्जा ये हो गई, सारे के सारे न्यूट्रॉनों की ऊर्जा ये ऊर्जा होगी, ये संपूर्ण नाभिक की ऊर्जा, या हम इसको कहें नाभिक के सभी घटक कणों की कुल ऊर्जा, जिसमें घटक कणों में न्यूट्रॉन भी हैं और प्रोटॉन भी हैं। तो ये टोटल एनर्जी है, सभी घटक कणों की ऊर्जा है, अलग अलग नाभिकों, अलग अलग कणों के लिए हो गई है, और उन सब का योग। जब ये नाभिक एक पूरा रूप ले लेता है और सभी ये कण आपस में मिक्स होकर के एक पूर्ण नाभिक बना देते हैं, ये नाभिक, इस नाभिक में सारे का सारा द्रव्यमान A है। इस A का मतलब है n प्लस जेड इन AMU मीन्स एटॉमिक मास यूनिट, ये द्रव्यमान संख्या है। तो इस संख्या की ऊर्जा नेट एनर्जी इज इक्वल टू mc स्क्वायर, और ये द्रव्यमान संख्या A, इसको अपन इस रूप में न लिख करके एक कण के रूप में लिख लें, और यह इसका एक द्रव्यमान m, जिसमें A और Z, A टोटल द्रव्यमान संख्या, Z इसकी परमाणु में, इसमें प्रोटॉनों की संख्या, तो m इंटू जेड, और इसकी वैल्यू, इसको गुणा कर दें हम c स्क्वायर से, तो एटॉमिक मास यूनिट को c स्क्वायर से गुणा करेंगे तो ये मान हमारे पास में बन जाता है जूल में। तो एक ऊर्जा तो ये है और एक ऊर्जा ये है, दो तरह की ऊर्जा, E1 ऊर्जा और इसको कहें हम E2 ऊर्जा। E1 ऊर्जा सभी नाभिकीय कणों की कुल ऊर्जा, और E2 ऊर्जा पूर्ण नाभिक की ऊर्जा। ये अलग अलग कणों के लिए है, ये सारे के सारे कण मिलकर के एक नाभिक बना देते हैं, उसकी ऊर्जा। हम ये देखते हैं कि संपूर्ण नाभिक की ऊर्जा और अलग अलग नाभिकीय कणों की
ऊर्जा, इन ऊर्जाओं में अंतर आता है डेल्टा ई, और ये डेल्टा ई इज इक्वल टू E1 माइनस E2, यानी कि अलग अलग नाभिकीय कणों की ऊर्जा सभी नाभिकीय कणों की ऊर्जाओं का टोटल योग कर दें, दैट इज E1, और पूरे नाभिक की ऊर्जा दैट इज E2। इन दोनों के मध्य का अंतर, और ये अंतर कहलाएगा नाभिक की बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी। विद्यार्थियों, क्या कारण हुआ है इस तरह का, क्यों अंतर आया इसमें? ये एक विचारणीय बिंदु हो सकता है कि हम अलग अलग कणों की ऊर्जा लेकर के उसको जोड़ लें, एक चीज, या फिर सभी नाभिक कणों को एक साथ मिला दें और उससे एक संपूर्ण नाभिक बना दें और उस नाभिक की ऊर्जा की बात करें, ये दूसरी चीज है। तो इन दोनों में अंतर आता है। थोड़ा इसको यूं हम एक्सप्लेन करें कि एक क्लास में विद्यार्थी हैं, एक विद्यार्थी यहां पर है, दूसरा यहां पर है, तीसरा यहां पर है, चौथा यहां पर है, ये सारे के सारे विद्यार्थी हैं। इस तरह से मान लिया जाए कि ये टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, और ये सारे विद्यार्थी जब एक साथ चल के और एक क्लास में बैठते हैं तो ये एक पूरी की पूरी क्लास बन जाती है। इन सारे विद्यार्थियों की अलग अलग ऊर्जाएं, सभी की अलग अलग ऊर्जा, इसकी जैसे E1, E2, E3, E4 एंड सो। तो इन सब ऊर्जाओं का योग तो हमने अलग अलग योग माना है, दैट इज E1। वो तो E1 ऊर्जा है जो सभी प्रोटॉनों की ऊर्जा प्लस सभी न्यूट्रॉनों की ऊर्जा, तो ये ऊर्जा तो E1 ऊर्जा है। और इन सभी विद्यार्थियों को हम क्लास में इकट्ठा कर दें और इस संपूर्ण क्लास की ऊर्जा दैट इज mc², संपूर्ण क्लास की ऊर्जा mc²। तो ये जो mc² ऊर्जा होगी, ये mc² ऊर्जा E2 ऊर्जा, ये अलग अलग ऊर्जा E1 ऊर्जा, और इन दोनों ऊर्जाओं में अंतर, ये बाइंडिंग एनर्जी। तो यहां क्लास की संपूर्ण ऊर्जा में और अलग अलग ऊर्जाओं में अंतर क्यों हुआ? तो ये ऊर्जाओं का अंतर आप रफली ये समझ सकते हैं कि ये विद्यार्थी जो यहां से चल कर के यहां तक पहुंचे हैं तो गतिज ऊर्जा इनकी कम हुई और यहां आकर के वो स्थितिज ऊर्जा में कन्वर्ट हुई, तो ऊर्जाओं में ये अंतर क्रिएट हुआ। इसी तरह से नाभिक के नाभिकीय कण, प्रोटॉन, खूब सारे प्रोटॉन हो सकते हैं, ये सारे के सारे प्रोटॉन, और खूब सारे न्यूट्रॉन, ये न्यूट्रॉन जो उदासीन है, ये न्यूट्रॉन्स, ये सब आपस में जब मिलेंगे तो इनमें आपस में इंटरेक्शन फोर्सेस लगेंगे। जो इंटरेक्शन फोर्सेस प्रोटॉन के बीच में हो सकता है, न्यूट्रॉन के बीच में हो सकता है, और न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में हो सकते हैं। इन अन्योन्य क्रिया के बलों के कारण भी ऊर्जा अपने आप में कुछ न कुछ इसकी होगी, और इस अन्योन्य क्रिया के बलों के कारण ऊर्जाओं में अंतर आ जाता है। तो इसको हम कहेंगे, ये जो अंतर क्रिएट होगा इसको बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे। विद्यार्थियों, ये भी मानिए आप कि जब ये पूरा का पूरा सिस्टम भरा हुआ होगा, पूरी क्लास भरी हुई है, और यहां से अगर किसी एक विद्यार्थी को अलग करना है क्लास में से, अलग करने के लिए आपको कहना पड़ेगा, आपको कुछ बल लगाना पड़ेगा, और ये जो अलग से कुछ बल या कहना या जो भी कुछ है वो एक एनर्जी के रूप में हुआ, तो वो एनर्जी ही बंधन ऊर्जा होगी, जो इस ऊर्जा से ये बंधे हुए हैं। और यहां बंधने का कारण है कि ये स्टडी कर रहे हैं, इनका
इंटरेक्शन टीचर से हो सकता है, इन सारे विद्यार्थियों का इंटरेक्शन एक दूसरे के सापेक्ष हो सकता है, या फिर इनका इंटरेक्शन टीचर के सापेक्ष हो सकता है। और यहां से तोड़ करके अगर बाहर ले जाना है, इस इंटरेक्शन को तोड़ करके बाहर ले जाना है, तो अलग से आपको ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही ऊर्जा बाइंडिंग एनर्जी होती है, बंधन ऊर्जा होती है। तो ये बंधन ऊर्जा होती है। तो इस प्रकार से हम बंधन ऊर्जा परिभाषित करेंगे। दूसरी इसमें टर्म होती है मास डिफेक्ट, द्रव्यमान क्षति। तो विद्यार्थियों, अलग अलग कणों का सबका द्रव्यमान अलग अलग बैलेंस कर लिया जाए, अलग अलग ले लिया जाए और उन सबको योग कर ले, और एक पूरा का पूरा नाभिक जब बन जाए उसका संपूर्ण द्रव्यमान। इन दोनों द्रव्यमानों में हम देखते हैं कि यहाँ का द्रव्यमान m1 और यहाँ का द्रव्यमान m2, तो m1 माइनस m2 दैट बिकम्स डेल्टा m। ये भी m1 m2 बराबर नहीं होता और इससे हमें डेल्टा m की वैल्यू भी प्राप्त होती है। यानी कि अलग अलग कणों के द्रव्यमानों का अलग अलग योग करके संपूर्ण योग और एक संपूर्ण नाभिक का योग, इन दोनों में अंतर होता है, और ये अंतर ही द्रव्यमान क्षति कहलाती है। और इस द्रव्यमान क्षति को c² से गुणा कर दें तो यही बाइंडिंग एनर्जी होगी, बंधन ऊर्जा होगी। मैं समझता हूं आप लोगों को ये बंधन ऊर्जा का टर्म समझ में आया होगा कि बंधन ऊर्जा अलग अलग कणों की अलग अलग ऊर्जाओं का संपूर्ण योग एवं उन कणों से मिलकर जब नाभिक कंप्लीट हो जाता है तो नाभिक की ऊर्जा, दोनों के मध्य का अंतर ही बंधन ऊर्जा कहलाता है। इस सब को हमने आपके पढ़ने के लिए, नोट्स के लिए PDF जो आपको मिलेगा वो इस रूप में मिलेगा। तो ये तो आपका समझने का रहा, और इसको मैं यहाँ आपको जो PDF दिया जाएगा उसको आप समझ लें यहाँ से कि ये इस तरह से है नाभिकीय बंधन ऊर्जा। डेफिनेशन देखें, किसी परमाणु के नाभिक की बंधन ऊर्जा वह आवश्यक ऊर्जा है जो उस नाभिक के सभी नाभिकीय कणों, जिसमें प्रोटॉन भी हैं न्यूट्रॉन भी हैं, उनको अलग अलग विभक्त करने के लिए आवश्यक हो। यानी कि नाभिक बंधा हुआ है, और नाभिक जो बंधा हुआ है, ये इस तरह से जो बंधा हुआ है सिस्टम, इसमें से एक एक कण को अलग कर दिया जाए, तो एक एक कण को अलग करने के लिए जो आवश्यक ऊर्जा होगी वही बंधन ऊर्जा होगी। ओके, माना किसी नाभिक में प्रोटॉन संख्या Z, इस प्रोटॉन संख्या Z का ये निरूपण, और न्यूट्रॉन संख्या N, द्रव्यमान संख्या A, तो A इज इक्वल टू होता है Z प्लस N, इसलिए N इज इक्वल टू E माइनस Z। तो संपूर्ण नाभिक की ऊर्जा तो हम कहेंगे m इंटू c², m द्रव्यमान, जिसका द्रव्यमान संख्या A और Z, इसमें प्रोटॉन संख्या mc²। ऐसे ही नाभिक के सभी प्रोटॉनों की ऊर्जा, Z इसकी संख्या, mp एक प्रोटॉन का द्रव्यमान, और इसको गुणा करेंगे तो सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, और इसको c² से गुणा करेंगे तो ऊर्जा ये बन जाएगी। इसी तरह से न्यूट्रॉनों की ऊर्जा n इंटू mn इंटू c², यानी कि E माइनस Z इंटू mn इंटू c²। तो सभी नाभिकीय कणों की कुल ऊर्जा हो जाएगी ये Z इंटू mp इंटू c² माइनस E माइनस Z इंटू mn c²। ये तो सभी नाभिकीय कणों की अलग अलग ऊर्जा हो, और ये पूरे नाभिक की एक साथ की ऊर्जा होगी। तो इन दोनों ऊर्जाओं का अंतर ही बाइंडिंग एनर्जी कहलाएगा। c² कॉमन ले लिया इसमें से, तो ये तो सभी नाभिकीय कणों का द्रव्यमान है, और ये संपूर्ण नाभिक का द्रव्यमान। इन द्रव्यमानों में अंतर ही द्रव्यमान क्षति होती है। तो द्रव्यमान क्षति का ये फॉर्मूला, द्रव्यमान क्षति, और इसकी वैल्यू होती है द्रव्यमान क्षति की वैल्यू, दैट इज नाभिक के सभी नाभिकीय कणों का कुल द्रव्यमान एवं संपूर्ण नाभिक के द्रव्यमान का अंतर द्रव्यमान क्षति कहलाता है, डेल्टा m। और डेल्टा m ये सभी प्रोटॉनों का द्रव्यमान, सभी न्यूट्रॉनों का द्रव्यमान, इन सभी द्रव्यमानों का योग माइनस
संपूर्ण नाभिक का द्रव्यमान, दोनों का अंतर, द्रव्यमानों का अंतर, ये द्रव्यमान क्षति होगा। इसी तरह से जब द्रव्यमान क्षति हो जाएगी, मिल जाएगी, तो इस द्रव्यमान को हम यदि c² से मल्टीप्लाई करें तो ये बंधन ऊर्जा बनेगी। ओके, नेक्स्ट तीसरे टर्म इसमें जो मैं आपको बता रहा था, दैट इज संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन। संकुलन गुणांक की परिभाषा पिछले चैप्टर में भी मैं आपको बता चुका हूं कि किसी परमाणु का यथार्थ द्रव्यमान m, एग्जैक्ट मास m, एटॉमिक मास यूनिट में इन AMU, एवं द्रव्यमान संख्या a, दोनों का अंतर प्रति एकांक द्रव्यमान संख्या, इसे हम संकुलन गुणांक कहेंगे। यानी कि m-a/a, इसको डेल्टा से निरूपित कर दें अपॉन a, इसे ये कहलाएगा पैकिंग फ्रैक्शन। ये डेफिनेशन आधे नंबर में पूछ ली जाती है। उदाहरण के लिए बात करें, लिथियम, 3 प्रोटॉनों की संख्या Z7, ये इसका द्रव्यमान संख्या है। तो यथार्थ, जबकि लिथियम का यथार्थ द्रव्यमान परमाणु भार जिसको हम कहें, वो होता है 7.016005 एटॉमिक मास यूनिट AMU, जबकि A की वैल्यू 7। तो F = m-a, 7 this much minus 7/7, ये वैल्यू है। तो ये जो क्वांटिटी आई है, ये क्वांटिटी कहलाती है संकुलन गुणांक, पैकिंग फ्रैक्शन। ओके, नेक्स्ट आर्टिकल, बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान संख्या के साथ परिवर्तन। बंधन ऊर्जा का द्रव्यमान ऊर्जा के साथ परिवर्तन, ये एक ग्राफ के रूप में हम देखते हैं। बंधन ऊर्जा और द्रव्यमान संख्या, मान लिया जाए कि किसी नाभिक की बंधन ऊर्जा दैट इज P और नाभिक की द्रव्यमान संख्या A, then B/A इज इक्वल टू, मीन्स संपूर्ण नाभिक की बंधन ऊर्जा बटे संपूर्ण नाभिक का द्रव्यमान, और संपूर्ण नाभिक में A प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या है। तो ये होगी प्रति नाभिकीय कण की ऊर्जा, प्रति नाभिकीय कण की ऊर्जा। इसको हम औसत नाभिकीय बंधन ऊर्जा कहें, और इसका निरूपण हम B बार से करते हैं। तो B बार, और दूसरी ओर हम A यानी कि द्रव्यमान संख्या, में एक परिवर्तन देखें अलग अलग नाभिकीय कणों के लिए। और इन नाभिकीय कणों में यहां जैसे 0 लें, 1 हाइड्रोजन का होगा, 2 हीलियम, 3 लिथियम, ऐसे ही 4, 5, 6 इस तरह से हो सकता है। द्रव्यमान संख्या के रूप में बात करते हैं तो ये अलग हो जाएगा। हीलियम का ही अपने आप में ये 4 पर पहुंचेगा, 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन, दैट इज 4, इस तरह से। तो एक अक्ष पर, एक्स अक्ष पर तो हम ले लेते हैं द्रव्यमान संख्या, और वाई अक्ष पर हम औसत नाभिकीय ऊर्जा। इनका संबंध हमें देखें, और ये संबंध किस तरह से बनेगा ये हम देखते हैं। प्रति नाभिकीय कण बंधन ऊर्जा दैट इज B बार, इसकी वैल्यू B/A, इसको नाभिक में
न्यूक्लियन यानी कि प्रत्येक कण, नाभिकीय कण की औसत बंधन ऊर्जा या विशिष्ट बंधन ऊर्जा, ये नाम भी दे देते हैं। जैसे हीलियम 2 4, प्रोटॉनों की संख्या 2, लेकिन इसमें सभी नाभिकीय कणों की संख्या 4 है, 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, और इसकी बंधन ऊर्जा 28.28 MeV है। सभी नाभिकीय कण, इनकी संख्या 4, तो प्रत्येक नाभिकीय कण की ऊर्जा ये डिवाइड कर देते हैं हम इससे 4 से, और ये 4 से जब हमने डिवाइड किया इसको तो ये आया 7.07 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसे हम कहते हैं विशिष्ट या औसत बंधन ऊर्जा। विद्यार्थियों, क्या अर्थ हुआ इसका? एक नाभिकीय कण की बंधन ऊर्जा, ये औसत निकल के आई। बंधन ऊर्जा का मतलब है कि वो ऊर्जा जिससे कि नाभिक में से कण को तोड़ने के लिए वो आवश्यक हो, अलग करने के लिए आवश्यक हो। अब जितनी ज्यादा ऊर्जा चाहिए उसको, उतने ही स्ट्रांग फोर्स से वो बंधा हुआ है, और स्ट्रांग फोर्स से बंधा है तो इसका अर्थ है कि उतना ही नाभिक में स्थायित्व अधिक है। इसलिए रिजल्ट के रूप में अगर हम इसे एक्सप्लेन करें तो नाभिक के कण की विशिष्ट या औसत बंधन ऊर्जा जितनी अधिक होगी, नाभिक उतना ही स्थायी होगा, यानी कि उतने ही ज्यादा बलों से वो बंधा हुआ होगा। तो ये नाभिक की द्रव्यमान संख्या का के सापेक्ष बंधन ऊर्जा है, जिसको हम औसत के रूप में कह देते हैं। नेक्स्ट, इसका जब ग्राफ हम देखें तो ये ग्राफ हमें इस तरह का ग्राफ प्राप्त होता है अलग अलग नाभिकों के लिए। ये नाभिक हीलियम, जिसके लिए द्रव्यमान संख्या A4 है, तो इट इज हीलियम 4। 8 ये बेरिलियम का है, और ये 12 कार्बन का है, 12, और इधर ये 16 ऑक्सीजन के लिए है, और 16 के बाद 20 नियोन के लिए, 20, और 24 ये Mg मैग्नीशियम के लिए 24। इस तरह से यहां तक हम ये देखते हैं कि प्रति नाभिकीय कण ऊर्जा का मान बढ़ रहा है, बढ़ता जाता है। इसके बीच के ये एक अलग बात है कि जब नाभिकीय कणों की संख्या 4 होती है, 8 होती है, 12 होती है, 16 होती है, 20, 24, इस तरह से, तो प्रति नाभिकीय कण ऊर्जा का मान ज्यादा होता है। उसके बाद में नाभिकीय कणों की संख्या बढ़ने पर ऊर्जा घट जाती है, फिर पीक आता है, यानी कि फिर बढ़ती है, फिर ये घटेगी, फिर बढ़ती है, फिर घटेगी, फिर बढ़ती है, फिर बढ़ती है, इस तरह से। और यहां से आने के बाद में फिर ये लगातार सतत रूप से घटती चली जाती है। तो ये इनका ग्राफ है, और ये ग्राफ हमें क्या चीज एक्सप्लेन करता है, किस तरह से इसको हम समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक चीज तो हम ये मान के चलें कि ये सबसे ज्यादा ऊर्जा इस कण की हो सकती है। यहाँ पर ये एक पीक आते हैं, ये पीक, ये वाला पीक, ये पीक, ये पीक, तो ये जो पीक है इनके बीच में से हमने ये ग्राफ को निकाला है, लाइन। तो यहाँ ये पीक है जिसकी ऊर्जा इन सब से अधिकतम है, और सबसे अधिकतम ऊर्जा ये आयरन के लिए होती है, Fe26 एंड 56, इसके लिए। तो ये वैल्यू अधिकतम होती है। इसका मतलब है कि आयरन के नाभिक में से एक प्रोटॉन को या एक न्यूट्रॉन को बाहर निकालने के लिए सबसे अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होगी, या हम ये कहें कि प्रकृति में आयरन का नाभिक सबसे ज्यादा स्थायी नाभिक होगा। तो ये बात हमें इस चीज को एक्सप्लेन करती है। इसमें जो निष्कर्ष हम देखते हैं कि लगभग A
यहाँ से यहाँ तक का ये जो ग्राफ हैं, ये वाले ग्राफ, इनको मैं इस रूप में शो कर देता हूँ। ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक के ये ग्राफ, इनमें ए लेस देन 30 है, ए लेस देन 30, 20 से कम ए की वैल्यू, 30 से कम। तो यहां तक हमें इतने सारे ये नाभिक प्राप्त होते हैं, हीलियम, बेरिलियम, कार्बन, ऑक्सीजन, नियोन, ये जिनके नाभिकीय कणों की संख्या 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये। तो ये नाभिकों के लिए बी एवरेज की वैल्यू ज़्यादा है, और ये ज़्यादा है तो ये बताएंगे कि ये स्टेबल नाभिक होगा, ये नाभिक भी स्टेबल होगा, स्थायी होगा, ये सभी स्थायित्व को दर्शाएंगे। तो ये ग्राफ से हमें कुछ निष्कर्ष प्राप्त होते हैं, और किस तरह के निष्कर्ष हैं कि ये हम देखें, ए लेस देन 30 की बात करें, ए लेस देन 30 के नाभिकों में ए का मान 4, 8, 12, 16, 20, 24 ये हैं, जो कि हीलियम ये वाले हैं। इनके संगत औसत बंधन ऊर्जा का मान इनके आसपास के नाभिकों की ऊर्जाओं से अधिक है, क्योंकि ये पीक हैं, शिखर हैं। इस कारण ये नाभिक सर्वाधिक स्थायी होंगे। और इनमें एक खासियत ये है कि इनकी जेड प्रोटॉनों की संख्या और न्यूट्रॉनों की संख्या सम संख्या है। दूसरी चीज, जेड बराबर एन, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या भी बराबर है। जैसे हीलियम में 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, बेरिलियम में 4 प्रोटॉन 4 न्यूट्रॉन, कार्बन में 6, ऑक्सीजन में 8, नियोन में 10, मैग्नीशियम में 12। तो ये बराबर बराबर संख्या है। तो ये नाभिक सर्वाधिक स्थायी नाभिक हैं। दूसरा बिंदु आयरन के लिए है कि ये यहाँ पर औसत बंधन ऊर्जा अधिकतम है, और इसका मान होता है औसत बंधन ऊर्जा का, दैट इज 8.8 MeV प्रति न्यूक्लियन है। तो ये अधिकतम बंधन ऊर्जा हुई, इट इज मैक्सिमम वैल्यू, अधिकतम। इसलिए ये नाभिक सर्वाधिक रूप से स्थायी नाभिक होगा। नेक्स्ट, इस ग्राफ से जो हमें जानकारी मिल रही है, उस जानकारी में ये है कि ए लेस देन 56 के संगत औसत बंधन ऊर्जा लगातार कम होती जाती है, सॉरी ग्रेटर देन में। जैसे ही इसके बाद में हम देखते हैं तो इस ऊर्जा का मान कम होता चला जाता है, लगातार कम होता जा रहा है। इसलिए नाभिकों का स्थायित्व भी तुलनात्मक रूप से कम होता चला जाता है। एवरेज बी का मान 40 से 120 के बीच में लगभग औसतन 8.5 MeV होता है, जबकि मैक्सिमम 8.8 MeV है, जो आयरन का है। इसका मतलब इसके बाद में लगातार कम होने से नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती है, और प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने से कूलाम प्रतिकर्षण होता है, और कूलाम प्रतिकर्षण से ये मान घट करके इतने तक पहुंच जाता है, धीरे धीरे कम होने लग जाता है। तो बंधन ऊर्जा का मान कम होने लग जाता है। ए की वैल्यू अगर हम 200 से ज़्यादा की बात करें तो वहाँ रेडियो एक्टिविटी के गुण उत्पन्न हो जाते हैं, नाभिक अपने आप ही टूटने लग जाते हैं। ए ग्रेटर देन 238, 238 से ज़्यादा के नाभिकों में ये बी का मान, बी एवरेज का मान और भी कम हो जाएगा, जिससे कि ये अस्थायी नाभिक हो जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। और इसी तरह से नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन में भी बाइंडिंग एनर्जी ही बाहर निकलती है। नाभिकीय विखंडन होगा तब भी बाइंडिंग एनर्जी बाहर निकलेगी, और नाभिकीय संलयन होगा तब भी बंधन ऊर्जा ही बाहर निकलती है। तो ये बंधन ऊर्जा से संबंधित कुछ बातें हैं जो हमें बताती हैं कि नाभिक कितना स्थायी है या नाभिक कितना अस्थायी है। मीन्स बाइंडिंग एनर्जी shows the stability
ऑफ न्यूक्लियस। नाभिक के स्थायित्व को दर्शाती है बाइंडिंग एनर्जी। स्वाभाविक सी बात है, जो मैं विद्यार्थियों आपको क्लासरूम के बारे में बता रहा था कि अलग अलग विद्यार्थी हैं, सब उनकी अपनी अपनी ऊर्जाएं हैं, लेकिन क्लास में आकर के एक साथ की ऊर्जा हो गई। यहां से एक विद्यार्थी तो, एक क्लास तो इस तरह की है कि जहां से विद्यार्थी बड़े आसानी से बाहर निकल जाता है। एक विद्यार्थी ऐसा है कि वो क्लास ज्यादा इंटरेस्टिंग हो तो वहां से विद्यार्थी बाहर नहीं निकल पाता, तो उसे निकालने के लिए कुछ ज्यादा ऊर्जा देनी पड़ेगी। यही बाइंडिंग एनर्जी होती है। सिस्टम बंधे हुए सिस्टम में से एक एक कण को बाहर कर देना, और बाहर करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसे ही हम बाइंडिंग एनर्जी, बंधन ऊर्जा कहते हैं। नाभिक के केस में भी यह है कि नाभिक एक बंधा हुआ सिस्टम है, और इसमें से एक एक नाभिकीय कण, प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, उसको अलग करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की मात्रा को ही बाइंडिंग एनर्जी कहेंगे, बंधन ऊर्जा कहेंगे। धन्यवाद।